हेलो दोस्तों, मैं हरिओम हैरी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूं वर्ण रचना। यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेखपाल का हो, यूपी टेट का हो, सी टेट का हो, एनबीएस का, यदि हिंदी का क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर जरूर मिलेगा दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वर्ण रचना जो होता है, जो व्यंजन और स्वर होता है, जो स्वर और व्यंजन होता है, उसमें क्या थोड़ी सी सावधानियां बरतने पे आपका ये चैप्टर जो है ज़िंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा। आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी दोस्तों। तो मैं सीधे पॉइंट पे चलता हूँ। प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं, अर्थात मुंह से निकली हुई प्रत्येक ध्वनि जो सार्थक होती है उसे ही हम वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 52 होती है। और उच्चारण के स्थान पे, प्रोनाउंसिएशन के स्थान पे जो पूरे वर्णमाला है उसे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण आपके 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण आपके 39 होते हैं। और 2 आपका कौन सा होता है? अयोग वा होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। इस प्रकार ये 52 हो जाते हैं। 11 और 39 50, 2 अयोग वा, इस प्रकार के आपके 52 वर्ण हो जाते हैं। स्वर स्वर किसे कहते हैं? स्वर वर्ण कौन होते हैं? तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो बिना किसी रुकावट के, किसी के सहयोग के बिना बोले जाते हैं, उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। और उनकी संख्या होती है दोस्तों 11। कितनी होती हैं? 11। कौन कौन है? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये आपके स्वर हैं दोस्तों, ठीक है। और इन्हें स्वर क्यों कहा जाता है तो मैं पहले ही बता चुका हूं। जो बिना किसी सहयोग के, बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं, उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। तो हम अ बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं, तो दूसरे वर्ग के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसीलिए हम इसे स्वर बोल रहे हैं, ठीक है। स्वर को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या है? स्वर को 3 भागों में भी विभाजित किया गया है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और आप पूरे ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। ह्रस्व स्वर 3 भागों में बटा, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर, ठीक है। ये मुख्यतः 3 है, स्वर को बांटा गया है। तो देखिए, ह्रस्व स्वर मतलब होता है छोटा स्वर, और दीर्घ मतलब बड़ा, और प्लुत मतलब आपको अभी आगे पता चलेगा, लेकिन संयुक्त का मतलब आप समझ रहे होंगे कि 2 स्वरों के संबंध जब होता है, 2 स्वरों में जब संबंध होता है, 2 जड़ों का जब संयुक्त होता है, उसे ही संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर क्या है? अ, ई, उ, री, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं, और इसे मूल स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। दीर्घ स्वर तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। तो इसे आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, ये तो आप वैसे ही याद कर लेंगे। संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर जो होते हैं, जब 4 ह्रस्व स्वर हो गया, 3 दीर्घ स्वर हो गया, तो बचे आपके 4, यही आपके संयुक्त स्वर होते हैं। ए, ओ, औ, इसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। इसे क्यों संयुक्त स्वर कहा जाता है, हम इसे जानने की प्रयास करेंगे दोस्तों। तो ये जो होता है आपका, ये 2 स्वरों से मिलकर बनता है, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो अ प्लस ई, ये अ के स्थान पे आ भी हो सकता है, और छोटे के स्थान पे बड़े ई भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप इतना ध्यान में रखिए, अ और ई के सहयोग से ही ए बनता है। अ ई के सहयोग से ही ए बनता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो अ होता है, जो अ होता है, वो किसके सहयोग से बनता है? तो अ या आ के बाद यदि ए आए या अ आए, तो आपका क्या बनता है दोस्तों? अ बनता है। इसीलिए इसे भी संयुक्त स्वर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ओ क्या है? ओ और अ को क्यों संयुक्त स्वर कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जो ओ होता है, वो भी आपका अ
या आ के बाद छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है तो उसके संयोग से आपका दोस्तों ओ बनता है, इसीलिए ओ को भी संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं औ को क्यों संयुक्त स्वर कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों अ और आ के बाद यदि ओ आए या औ आए तो ही आपका औ का निर्माण होता है, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और संयुक्त स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर वर्ण को बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, 3 गुना अधिक समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं दोस्तों। जैसे ओम, जब हम ओम बोल रहे हैं तो ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय ओम में लग रहा है, तो उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में प्लुत स्वर भी पूछ देता है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे रख दिया दोस्तों। और अंग और अहा, अंग और अहा को स्वर नहीं कहा जाता है दोस्तों। अंग और अहा को स्वर नहीं कहा जाता, इसे अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि न तो ये स्वर हैं न तो ये व्यंजन हैं, इसीलिए इसे अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग बना हुआ है दोस्तों, तो इस बात को आप याद रखेंगे, अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह हिंदी में पूछता है तो हिंदी में अयोगवाह 2 होते हैं, यदि संस्कृत में पूछता है तो अयोगवाह 4 होते हैं दोस्तों। ठीक है, हिंदी में पूछता है तो 2 अयोगवाह लिखेंगे, अगर संस्कृत में किसी एग्जाम आप दे रहे हैं अगर पूछता है तो वहाँ पे 4 अयोगवाह होते हैं दोस्तों। ठीक है, अ को शहीद वर्ण कहा जाता है दोस्तों। अ को शहीद वर्ण कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? आप तो जान गए कि कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अ जो होता है हर वर्ण में यूज होता है, हर वर्ण में प्रयोग होता है। जैसे हम बोलना है क, तो क बोलना है तो क में अ आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए इसे शहीद वर्ण का ख बोलिए, ख में भी अ आएगा, ग बोलिए, ग में भी अ आएगा, यानी हर वर्ण में अ का प्रयोग होता है, इसीलिए इसे शहीद वर्ण कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसीलिए व्यंजन भी यही समझ लीजिए आप, मैं स्वर बताया हूँ कि जो बिना किसी सहयोग के, बिना किसी सहायता से बोला जाता है उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन जो दूसरे वर्णों के सहयोग से बोला जाता है, यानी स्वरों के सहयोग से बोला जाता है, उसे ही हम व्यंजन बोलते हैं। यदि क बोलना है तो बिना स्वर के आप क नहीं बोल पाएंगे, ख बोलना है तो बिना स्वर के सहयोग से ख नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए उसे व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो स्वर जो बिना किसी सहयोग के बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं, और जो सहयोग से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब वर्णमाला को हम एक नजर में समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। स्वरों की संख्या 11 होती है, मैं पहले बता चुका हूं। व्यंजन कितने होते हैं आपके? 39। तो 39 11 कितने हो गए आपके? 50। कितने हो गए? 50। और 2 बच गए आपके अंग और अह अयोगवाह। इस प्रकार आपके 39 11 50 प्लस 2 आपके हो जाते हैं कुल टोटल 52। ये आपका वर्णमाला का पूरा सारणी है दोस्तों। जो व्यंजन है 39, उसे हम समझते हैं एक बार कि जो 39 है उसमें 33 स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? 33 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 द्वित्व व्यंजन होते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम इसे समझते हैं आगे। वीडियो यदि लंबा होता है तो आप लंबा होने दीजिए, आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे समझने के बाद आपको दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को आप देखिए, समझिए, या ना समझ में आए तो एक बार बैक होकर पुनः देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जो 33 स्पर्श व्यंजन है और 4 क्या है आपके संयुक्त व्यंजन है, 2 द्वित्व व्यंजन है, इस प्रकार 33 4 37 2 39 इस व्यंजन का जो बंटवारा विभाजन किया गया है उसे हम आगे देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो
संयुक्त व्यंजन को हम अभी नीचे पढ़ेंगे। पहले देखिए 33 जो व्यंजन है 25 वर्गीय व्यंजन है दोस्तों। क्या है? 25 जो है वर्गीय व्यंजन है। जैसे क में 5 वर्ण होते हैं तो इसे हम क वर्ग बोलेंगे दोस्तों। फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर प वर्ग। तो ये पांचों जो वर्ग हैं इसे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। और इसमें 25 वर्ण होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों। और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। य, र, ल, व 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। औष्म व्यंजन 4 होते हैं। स, ह 4 उष्म व्यंजन होते हैं। इस प्रकार 25, 4 29, 4 33 आपके क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए। तो 25, 4 29, 4 33 इस प्रकार आपके क्या हो गए? ये आपकी वर्णमाला का विभाजन किया गया है, जिससे आप अच्छे से समझ जाएं दोस्तों। ठीक है। तो 33 ई हो गया और 4 आपका ये संयुक्त व्यंजन हो गया जो स्र, छ, त्र, ज्ञ है। और 2 द्वित्व व्यंजन है द और ध। जैसे हम सड़क लिखते हैं तो अंग का प्रयोग किया गया। अंग हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बिंदी होता है। लेकिन ये जो प्रयोग होता है अड़क का, जो ढकना के नीचे बिंदी लगता है, इसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं दोस्तों। इसे आप ध्यान में रखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, आगे भी बनने की संभावना रहती है। ठीक है। तो इसे दोनों को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसे आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए, समझ लीजिए और एग्जाम में आने पे आप इसे आसानी से सॉल्व भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ को इस जो टॉपिक को मैं यहाँ पे बनाया हूँ उसे मैं आगे आपको एक के समझाने का प्रयास अच्छे से करूँगा। और मैं सीधे वहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं सीधे आगे चलता हूँ दोस्तों। इसी बात को मैं अच्छे से आप समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए दोस्तों, जो स्वर होते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ स्वर, ये क्या है? स्वर है दोस्तों। ठीक है। 11 आपके स्वर हैं। क्या है? 11 आपके स्वर हैं दोस्तों। और जो व्यंजन है, क्या है? व्यंजन है। कौन कौन है व्यंजन? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये आपके व्यंजन है। ये 25 जो व्यंजन है इसे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इसे क वर्ग कहा जाता है, इसे च वर्ग कहा जाता है, इसे ट वर्ग कहा जाता है, इसे ट वर्ग कहा जाता है, इसे प वर्ग कहा जाता है। यानी ये 25 आपके स्पर्श व्यंजन हैं और इसे स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो क वर्ग है उसे कंठ वर्ग के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैं वर्णमाला यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसका जो उच्चारण स्थान है अगले पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा हो जाए और आप बोरियत महसूस होने लगे, और इसलिए मैं इसका उच्चारण स्थान अगले पार्ट में लेके आऊँगा। बस यहाँ पर मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। बस नॉर्मल से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका अगला पार्ट आप जरूर देखिएगा। वहाँ पे उच्चारण स्थान आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये आपको ट्रिक्स में बताऊंगा। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, आपको स्वतः याद हो जाएगा। आपको याद नहीं करना है, दूसरा पार्ट देखिए उच्चारण के स्थान पे आपको याद करना नहीं पड़ेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों। आप वीडियो को देखिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। कल वो वीडियो आ जाएगा दोस्तों। तो क, ख, ग, घ, अंग कंठ वर्ग बोला जाता है। च, छ, ज, झ, ञ को तालु वर्ग कहा जाता है। त, थ, द, ध, आड़ा को मूर्धा बोला जाता है। त, थ, द, न को दंत बोला जाता है। प, फ, ब, म को ओष्ठ बोला जाता है दोस्तों। बस इतना आप जानिए और आगे पूरे वर्णमाला को मैं विस्तार से उच्चारण स्थान कल वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। ठीक है। और ये देखिए जो लास्ट अक्षर है अंग, इ, अड़, अन और म, ये आपके नासिक वर्ण भी कहा जाते हैं दोस्तों। यदि म कहीं आपके एग्जाम में आ जाता है तो पूछता है कि म का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आपके ऑप्शन में अगर ओष्ठ दिया है तो ओष्ठ लगाएंगे, लेकिन यदि नासिक के दिया है तो नासिक लगाएंगे। यदि नासिक ओष्ठ दिया है तो आप आंसर नासिक और ओष्ठ दोनों लगाएंगे, क्योंकि ये नासिक से भी बोला जाता है और ओष्ठ से भी बोला जाता है। तो इस बात को यहाँ पे आप ध्यान देंगे। अगले पार्ट में मैं इसको अच्छे से आपको समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है। बस आज जान लीजिए इतना। अयोगवाह, तो पहले ही मैं पूर्व ही बता चुका हूं कि अंग और अह जो है आपका अयोगवाह है। इसे न स्वर में प्रयोग किया जाता है न व्यंजन में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व,
ये अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों। इतना तो आप जान गए कि य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, उसमें व्यंजन स है, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये 3 स हैं। आप जान गए कि उसमें व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, लगभग बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन क्यों है पूछे बहुत कम लोगों को पता होगा। तो आज आप ये भी जान जाएंगे कि इसे अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, इसे ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं। देखिए, य बोलिए आप, य, र, ल, व, और अपनी अंगुली को मुंह के पास ले जाइए। य, देखिए जो आपकी वायु है, जब बोलते समय जो वायु हो अंदर की तरफ जाएगी। बोलिए य, र, ल, व, देखिए वायु जो है बाहर नहीं निकलने का प्रयास करेगा, वो अंदर जाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। दोस्तों आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हाथ उंगली पे लीजिए, चेक करिए कि अंतस्थ व्यंजन है कि ऊष्म व्यंजन है, आपका कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम के लिए क्लियर। ऊष्म व्यंजन, जो ऊष्म व्यंजन होता है वो स बोलिए, आप पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप खुद पढ़ लेंगे। बोलिए स, तो स बोलना है तो देखिए वायु अंदर जा रहा है कि वायु बाहर जा रहा है। स, ह, देखिए वायु आपका बाहर जा रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि जब हम स बोल रहे हैं तो वायु गर्मी जो है बाहर की तरफ निकल रही है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन स हैं। साथ ही हम संयुक्त व्यंजन को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। तो क और मूर्धन्य स, एक जो कामा लगा हुआ है दोस्तों, नीचे आप देख रहे हैं हलंत जो लगा हुआ है, ये अर्धवर्ग का प्रतीक है। यानी यदि आप पूरा क लिखे हैं तो ये समझिए कि वो संपूर्ण है। यदि क के नीचे हलंत, किसी भी वर्ड के नीचे हलंत लगा हुआ है तो समझिए वो आधा अक्षर है। तो आधा क और आधा स, मूर्धन्य स के सहयोग से छतरी वाला छ बनता है दोस्तों। त और र के सहयोग से त्र बनता है। ज और इ के सहयोग से आपका अज्ञ बनता है, और स और र के सहयोग से आपका श्रीराम वाला स्र बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका एक जो वीडियो है समाप्त हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलेगा दोस्तों। और इसका उच्चारण स्थान मैं ऐसे लेके आऊँगा, ट्रिक से लेके आऊँगा, सूत्र से लेके आऊँगा, जो आपको दूसरे जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।